तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था हेसेस लॉ तक। हेसेस लॉ हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम हेसेस लॉ को सम अप करें, आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताकर फिर आपको आगे मैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताऊंगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे हम कोई रिएक्शन करते हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। ए जब कोई मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पूरे रिएक्शन में कन्वर्जन होता है एनर्जी का। जब हम किसी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें कोई चेंज होता है, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इसमें एनर्जी भी चेंज होती है। यहां पर हम डेल्टा एच, ये जो डेल्टा एच है इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज डेल्टा एच बोली जाती है। ये सारा कुछ कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो हम डेल्टा एच कहते हैं। अब ये जो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसका डेल्टा एच बस तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पॉजिटिव हो, या डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और बहुत रेयर टू रेयर चांस है कि डेल्टा एच जीरो हो जाए। मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू जीरो, मींस एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की बराबर बराबर हो। इनको हम रिएक्शन को कहते हैं एथर्मिक रिएक्शन। एथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि उसमें ना तो हीट देनी पड़ रही है, ना उससे हीट बाहर निकल रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हम एंडोथर्मिक बोल रहे हैं। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये सारा कुछ ठीक है, हमें पता चल गया कि डेल्टा एच किसी रिएक्शन के लिए कितना है। कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच कभी कभी जीरो भी हो सकता है। लेकिन इस वैल्यू से हमें कभी भी ये नहीं पता चलता है कि रिएक्शन सचमुच में खुद से यानी स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना एक अलग बात है और रिएक्शन को कराना एक अलग बात है। दैट मीन्स ये डेल्टा एच रिएक्शन के डायरेक्शन को नहीं बताता और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताता। अब नेचर में जब हम देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शन हैं जो खुद से होने वाले रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। आप केमिकल रिएक्शन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप एक सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस को कंसीडर करो। मैंने 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक लिया आयरन का, 100 मीटर की हाइट से इसे छोड़ दिया तो स्पॉन्टेनियसली खुद से ही आ जाएगा ना नीचे ही। ये प्रोसेस नेचर में होने वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद होगा ही। हमने बाहर से इस पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाई। अगर ये यहीं पर था और हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ था, बस हमने इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाए। हमारे पास एक ग्लास है, हमने उसको फ्लोर पर छोड़ दिया ऊपर से, तो ये टूट जाएगा नीचे गिर करके, नीचे गिरेगा खुद से। और तोड़ने के लिए मैंने कुछ किया नहीं इसमें, तो ये गिरा, इस पे यहाँ पर जो भी फोर्सेस लगी होंगी वो खुद से लगी हैं इसमें। ये एक डायरेक्शन के प्रोसेस हो रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस।
दूसरी तरह से सोचो, एक सीड लेते हैं हम, उस सीड को हम किसी एक वेसल में कहीं मिट्टी में डाल करके, पानी वगैरह इसमें, सन पानी सब छोड़ दिया इसको, अब धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू कर जाए। हमने कुछ नहीं किया, वो बात एक अलग है, वाटर डाला आपने, आप वाटर डाल के नहीं सोच सकते कि हमने इसको ग्रो कर दिया। ये खुद ग्रो हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका ग्रो होना, वो बात एक अलग है कि इसको कंडीशन ये वाली चाहिए, इन कंडीशन में ये ग्रो होगा, वो कंडीशन आपने दी उसको बस। तो ये जो ग्रो हो रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। थोड़े दिन के बाद पूरा पूरा एक प्लांट बन जाता है, ये एक पूरा प्लांट बन गया। और वो पूरा जो प्लांट बना है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, सीड से प्लांट। अब अगर मैं ऐसा तो नहीं कभी सोच सकता कि प्लांट फिर धीरे 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 रिवाइंड हो जाए, होते 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 वो सीड वापस बन जाए। इस प्लांट से सीड बन जाएंगे वो बात एक अलग है, लेकिन ये प्लांट इसी पाथ से रिवर्स नहीं होगा, एक डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे ये ग्लास टूटा है, ऊपर से गिर करके ये बिखर गया, टूट गया। ऐसा नहीं कभी आपने देखा होगा कि सारे कांच के टुकड़े इकट्ठे जुड़ गए, जुड़ करके ग्लास बन गया, ग्लास फिर ऊपर आप वापस आपके हाथ में जाके लग गया। इस डायरेक्शन में ये नहीं होगा, इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह से ये आपने कोई 1 किलोग्राम का ब्लॉक लेकर के ऊपर से छोड़ दिया, ये नीचे आकर के गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये खुद से ही जाकर के वो वापस वहीं अपनी पोजीशन पर बैठ जाए, अनलेस कि आप बाहर से वर्क ना करो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ना क्रिएट करो, मैग्नेट पावरफुल लगाओ तो ये इसे खींच ले, वो एक अलग बात है। ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, वो तो हमने कराया, नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं, नेचर में दो टाइप के प्रोसेसेस हैं। अगर हम एंथैल्पी एनर्जी से बाहर निकल करके सोचें, बिल्कुल अलग सोचें, तो नेचर में दो टाइप के प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 स्पॉन्टेनियस, खुद से होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। प्रोसेस नंबर 2 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिनको हमें कराना पड़ता है बाहर से वर्क करके, बाहर से एनर्जी वगैरह, एनर्जी वगैरह, इस वगैरह पे ध्यान देना, सिर्फ एनर्जी नहीं, बाहर से एनर्जी वगैरह देकर, एनर्जी प्लस समथिंग मोर देन एनर्जी, कुछ प्रोवाइड करके उसको हमें कराना पड़ता है। दो तरीके के रिएक्शन नेचर में आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाने चाहिए आगे बढ़ने से पहले। नेचर में दो टाइप के रिएक्शन है, एक स्पॉन्टेनियस, मतलब जो खुद से हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। एक नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद से नहीं होते, जिन्हें करने के लिए बाहर से वर्क, एनर्जी एंड और दूसरी सारी चीजें हमें प्रोवाइड करानी पड़ती। इस बात को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने तो यही तो जाना इस थर्मोडायनेमिक्स में, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अभी तक हमने स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं जाना। हमने तो सिर्फ इतना जाना कि कोई जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो उसमें हीट निकलेगी या हीट देनी पड़ेगी, बस इतना जाना हमने। हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं जाना। अब नेचर में है खुद से जो फ्लो, अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक बर्नर लिया, उस बर्नर में हमने इग्नाइट कर दिया, इसको गैस बर्नर है, यहां पर मैंने कोई वैसा लेकर रख दिया, क्या होगा? हीट, मुझे पता है यहां से हीट इधर जाएगी ना,
जब मैं हीट कर रहा हूं, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड है कंपैरेटिवली, तो मैंने एक कंक्लूजन क्या निकाला, हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, ये स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें से कोल्ड में से हीट निकाल के इधर कर दो। आइस में से हीट निकाल ली आपने, क्या मतलब आइस में से हीट निकालने का मतलब, मान लो टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, आपने हीट के पैकेट इससे निकाल लिए, इसके एनर्जी कंटेंट कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, -10 हो गया। खुद से ये नहीं होगा, हो जाएगा, मशीन लगानी पड़ेगी, फ्रीजर रखना पड़ेगा। हाँ, अगर एनवायरनमेंट में रख करके आप आइस को वाटर के अंदर रख करके छोड़ देते हो, तो क्या होगा, वाटर की जो हीट है आइस में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। यहां मतलब स्पॉन्टेनिटी जो हमें समझनी है, वो क्योंकि हीट के टर्म्स में समझनी है, इसलिए मैं हीट वाला एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अदरवाइज कितने एग्जांपल हैं लाइफ में स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के, आप सोच सकते। जब भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सोचते हैं तो ये जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का कारण क्या है। ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस, वेदर केमिकल और फिजिकल, विल टेंड टू प्रोसीड बाय देयर ओन नेचुरल प्रोसेस। आ गए, मैंने जितने एग्जाम्पल दिए नेचुरल के ही तो दिए, ये एक ब्लॉक ऊपर से गिराया, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, हम उसका रीजन दे रहे हैं, अर्थ खींच रही है इसको, सारा सब कुछ हो रहा है, वो प्रोसेस नेचुरल है। सीड का एग्जाम्पल नेचुरल प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये एक डायरेक्शन में होंगे, ये जो होंगे एक ही डायरेक्शन, रिवर्स नहीं होंगे, ये दोनों डायरेक्शन में ये नहीं होते। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन। ये भी मैं आपको बता रहा था, हीट है, कोल्ड बॉडी रखी है कहीं, ये वार्म टेम्परेचर हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस है इसका ब्लॉक का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हीट यहां से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, ना कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना। ठीक हो गई बात। द गैस इन ए कंटेनर दूसरा एग्जाम्पल है। एक बात ये हो गई, गैस इन ए कंटेनर विल नॉट spontaneously contract into one corner। क्या मतलब है इस बात का, एक बड़े कंटेनर में गैस रखी हुई है, कोई मान लो 1 मोल रखी है, कवर कर रखा है हमने इसे, इसके मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ये इधर टकरा रहे हैं, इधर 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 चलते चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ये स्पॉन्टेनियसली खुद से ही बिना वर्क किए थोड़ी देर के बाद इसको लगे कि चलो शाम हो गई है, रात हो गई है, नींद आ गई, यहाँ कॉर्नर में आके ये सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर बैठ जाएं एक जगह, बाकी जगह खाली छोड़ दें। ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गैस के मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे खुद से होकर के बैठ जाएं, अपने आप ही नहीं बैठे। और डिफ्यूजन की बात अलग है, वो रिवर्स प्रोसेस है, उसका भी मैं कभी एग्जांपल बताऊंगा।
तो स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ प्रोसेसेस में एक अंदर से पोटेंशियल होता है, छुपी हुई पावर होती है। वो पावर क्या होती है? उसको कैरी करने की कोशिश करती है प्रोसेस को। यानी स्पॉन्टेनिटी एक ऐसी पोटेंशियल है, किसी भी सब्सटेंस में या किसी प्रोसेस में बोलें तो ज्यादा बेटर है, एक ऐसा पोटेंशियल जो इस प्रोसेस को खुद से कराने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है मींस, मैं थोड़ी ज्यादा हिंदी बोल गया। प्रेरित करता है मतलब ये प्रोसीड करने की कोशिश करता है, उसको मोटिवेट करता है कि अंदर का छुपा हुआ इसका कोई पोटेंशियल है किसी प्रोसेस का, जो इसे चाहता है कि ये खुद से हो जाए, बाहर से किसी को कुछ ना करना पड़े, अंदर है इस प्रोसेस के लिए। ये है स्पॉन्टेनिटी। बाहर से बिना कुछ मदद लिए खुद से ही अगर कोई चेंज होने का पोटेंशियल रखता है, तब वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ये काम की बात है। स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बाहर से किसी की मदद लिए बिना खुद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक से दूसरे में। इन्हें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो जल्दी होगा। भाई अगर एक सीड है छोटा सा, उस सीड को आप मिट्टी में डालकर वाटर डाल देते हो, सन एंड बाकी सारी चीजें इसको मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बस ये आधे घंटे में हो जाएगा या 15 मिनट में हो जाएगा। हो सकता है सीड को जर्मिनेट करने में 1 मंथ लग जाए, क्वाइट पॉसिबल। बहुत सारे सीड होते हैं, बड़ा लंबा टाइम लेते हैं, बहुत सारे तो साल साल भर लगा देते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी से हमें रिएक्शन की स्पीड के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। स्पॉन्टेनिटी सिर्फ ये बताती है कि ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, वो खुद से होगा या नहीं होगा। जैसे ए से बी में कन्वर्ट होना हमें पता चल गया, हमने अपनी टेक्निक लगाई और हमने बता दिया कि ए से बी रिएक्शन हो रहा है। हमारी रिपोर्ट यस आ गई। हमने टेस्ट किया। टेस्ट मतलब कोई केमिकल टेस्ट नहीं, हमने सारे पैरामीटर्स अप्लाई किए। अप्लाई करने पर जो सीखेंगे हम, वो अप्लाई करने के बाद हमें पता चल गया दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बट स्टिल अभी भी हमें ये नहीं पता चला है, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है। अभी भी हमें ये नहीं पता चला है कि स्पॉन्टेनियस तो हो रहा है, ये आज ही हो जाएगा या कल को होगा या 1 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद होगा। इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो स्पॉन्टेनिटी एक अलग चीज है। रिएक्शन की स्पीड, स्पीड सही शब्द नहीं है, सही शब्द है रिएक्शन का रेट, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब रिएक्शन के रेट की बात करते हैं हम, तो स्पॉन्टेनिटी का कुछ लेना देना नहीं है रिएक्शन के रेट से। जबकि स्पॉन्टेनिटी क्या बताती है? सिर्फ एक बात कि ये रिएक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। वही सीधी सी बात है। अगर मैं आपको एक काम देता हूं, होमवर्क दिया मान लो मैंने, और आपको ये बोला कि ये 10 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, तो आपने सबने यस बोल दिया कर लेने। आपने सबने कहा यस कर लेंगे। 3 दिन के बाद मैंने पूछा तो आपने कहा, आपने कौन सा 3 दिन की बात कही थी? आपने कहा कर लेना। तो हम तो इसे करेंगे, 3 महीने के बाद करेंगे।
सेम सिचुएशन यहां पर लग रही है। केमिकल रिएक्शन ए से बी होने में 1 सेकंड भी लग सकता है एंड 100 आवर्स भी लग सकते हैं। स्पॉन्टेनियस ये भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस ये भी हो सकता है। स्पॉन्टेनिटी सिर्फ ये बताती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी ये नहीं बताती कि रिएक्शन की स्पीड, और सही शब्द क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्पॉन्टेनिटी नहीं बताती। स्पॉन्टेनिटी डू नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मतलब प्रोसेस, आप प्रोसेस भी बोल सकते। ये छोटे छोटे 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। मेन तो बात है ये कि हमें ये समझ करके प्रॉपरली करने हैं। इसके बाद फर्दर हम अगर आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन स्पॉन्टेनिटी से किया, यानी कैटलिस्ट कोई काम नहीं कर पाएगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। थर्मोडायनेमिक्स ने मना कर दिया कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट कुछ काम नहीं कर पाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। फर्दर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। एक डायरेक्शन में चलेगा। अगर मैंने बोल दिया ए से बी बन रहा है, खुद बन रहा है, बी से ए खुद से थोड़ी बनेगा, एक डायरेक्शन में होगा। ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। अगर रिवर्स करना पड़ा तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सटर्नल एजेंसी ले ली अगर आपने कोई, फिर तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर मैं कह रहा हूं ए से बी का बनना स्पॉन्टेनियस है, बी से ए का बनना थोड़ी स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर, ये अगर के साथ है, मुझे नहीं पता, मैंने चेक किया। जो आप पढ़ोगे सारी चीजें, वो पढ़ने के बाद आपने चेक की और डिसाइड कर लिया कि स्पॉन्टेनियस है। तो जब ए से बी स्पॉन्टेनियस बन रहा है तो बी से ए थोड़ी स्पॉन्टेनियस बनेगा। रिवर्स तो एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर से वर्क करके, एनर्जी देकर, कंडीशन एनर्जी प्लस और भी कुछ चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके या कुछ और, कैटलिस्ट नहीं। हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। अपोजिट प्रोसेस जब होगा, जब भी कोई प्रोसेस, हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंडीशन। ये भी ध्यान रखना, सेट ऑफ कंडीशन की बात हो रही है ना। जब मैंने कहा ए से बी, अब हम धीरे धीरे मुद्दे की बात पर आ रहे हैं। ए से बी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, मतलब इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, या और भी कोई कंडीशन है, ए का कोई फिजिकल स्टेट है, गैसियस स्टेट में, इतने हीट कंटेंट पर ए से बी स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि आपने ये कहा कि एक ब्लॉक अगर मैं ऊपर से छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ये बात ठीक है, तो कंडीशनल ही है ना। इस ब्लॉक को धागे से बंधा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने पकड़ रखा है यहाँ पीछे, धागे से भी बंधा हुआ है ये ऊपर, मैं अगर छोड़ दूंगा फिर कहाँ गिरेगा ये नीचे।
तो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में सिर्फ मैंने पकड़ा हुआ है इस ब्लॉक को, फिर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा स्पॉन्टेनियसली। आपने कंडीशन चुपचाप पीछे से एक और डाल दी कि उसको बांध दिया रस्सी से, तो मैंने जैसे ही छोड़ा वो गिरा नहीं। आपने बोला कि आपने तो कहा था कि गिर जाएगा छोड़ने पर, तो मैंने बोला था गिवन सेट ऑफ कंडीशन में स्पॉन्टेनियस था। कंडीशन अगर चेंज कर दोगे सेम रिएक्शन की, हो सकता है ए से बी अगर स्पॉन्टेनियस है, P1 V1 T1 गिने चुने पैरामीटर लेके समझाने के लिए मैं ये कर देता हूं। और भी आएंगे पैरामीटर नए, उनको मैं अभी नहीं डाल रहा हूं बीच में। मान लो इसमें ये स्पॉन्टेनियस है, क्वाइट पॉसिबल कि ये ए से बी ना बन पाए अगर मैं P2 V2 एंड T2 ले। होते हैं बहुत सारे रिएक्शन, एक टेम्परेचर पर हो जाते हैं दूसरे पर नहीं होते। एक टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस हैं, दूसरे टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। सेट ऑफ कंडीशन का भी ध्यान रखना। तो सीधी सी बात हो गई, अगर हम दूसरी भाषा में इसे बोलें, इन अदर वर्ड्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ए प्रोसेस दैट कैन अकर विदाउट वर्क बीइंग डन ऑन इट। खुद से हो जाएगा, बाहर से काम करा करके किया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। स्पॉन्टेनिटी समझनी है आपको बड़ी अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा आपको कि एग्जाम्पल्स इनके क्या क्या है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों के एग्जाम्पल्स मैं स्पीड के साथ आपको बताऊं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अगर हम डिफ्यूजन करते हैं, सॉल्यूट फ्रॉम ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू ए डाइल्यूट सोल्यूशन, व्हेन दीज आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो क्या बोल रहे हैं ये, एक मैंने यहां पर ग्लास में 50 ग्राम शुगर ले लिया, एक ग्लास में ये 100 ml था, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था। एक ग्लास में यहां हमने 1 ग्राम शुगर लिया, सब कुछ सेम रखा, टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया। इसका वॉल्यूम तो 100 ml, 50 ग्राम पर 100 ml, 1 ग्राम पर 100 ml। इन दोनों को मिला दिया। मिला करके जब हम रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इसमें भी आना शुरू हो जाता है। वैसा तो होगा नहीं कि यहाँ कोई लेयर बन जाएगी, उस लेयर में ये 100 ml अलग रह जाएगा, ये 100 ml अलग हो जाएगा। 100 ml में 50 ग्राम डिजॉल्व थे, बाकी के दूसरे 100 ml में 1 ग्राम ही डिजॉल्व था। स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का फ्लो होगा। थोड़ी देर के बाद जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो 200 ml में 51 ग्राम डिजॉल्व है। अब सोल्यूशन का एक नया कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और वो होगा 51 ग्राम पर 200 ml, यानी कॉन्सेंट्रेशन नेट रिजल्टेंट हो जाएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। हमने एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके मिक्स नहीं किया कि चल तू भाई इधर चल, तू इधर चल, तू इधर चल, तो खुद हो गया। मिलाना तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी ही है। ट्रिगर तो दबाना ही पड़ेगा ना, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, ब्लॉक को छोड़ना तो पड़ेगा ही, तभी तो नीचे जाएगा। सीड को मिट्टी में तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो ग्रो करेगा स्पॉन्टेनियस।
तो यही यहां कंडीशन। इसी तरह से अगर हम मिक्सचर लेते हैं गैसेस का, एक गैस ली O2, एक गैस ली नियॉन, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये खुद से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ऐसे समझो तो ज्यादा बेटर है। बड़ा बर्तन है, यहाँ पार्टीशन है, एक बीच में दरवाजा लगा हुआ है, एक ये गेट है, इधर O2 है, इधर N2 है। नियॉन इसलिए ले रहा हूं, नियॉन रिएक्शन ना करे, ताकि कवर्ड है, ये बाहर निकले नहीं। अब ये यहाँ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इधर घूमते फिर रहे हैं, इधर इधर इधर, यहां नहीं आ पाएगा ही क्योंकि दरवाजा है। आपने क्या किया, कोई सिस्टम था, ये गेट खोल दिया, यहां से ये रास्ता बीच में से हटा दिया। हटाने पर क्या होगा, नियॉन इस साइड आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर नियॉन के मॉलिक्यूल आते 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 O2 इधर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे दोनों का बराबर बराबर कॉन्सेंट्रेशन हर जगह मौजूद है। हमने कुछ किया तो नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहा। गैस की मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस। मोशन रैंडम होते रहते हैं ना, खुद ही होते रहते हैं, इनके लिए हम कुछ कराते थोड़े ही हैं। वो बात एक अलग है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी हो जाएगी मिक्सिंग, कम रखेंगे तो थोड़ा स्लो होगी, होगी स्पॉन्टेनियस। और क्या इसमें, हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर टू ए कोल्ड रिजर्वायर इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस से मान लो 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो, इसके हीट कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा हीट है इसमें, इसमें कम हीट है। कैसे मेजर किया, टेम्परेचर से। हॉट रिजर्वायर का मतलब ज्यादा हीट कंटेंट, कम हीट कंटेंट इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बॉल जो रोल होती है हाई से लो की तरफ, स्लाइड है कोई जो बच्चे झूलते हैं जिस पर, छोटे बच्चे, बॉल अगर ऊपर से यहाँ से छोड़ दोगे तो रोल होके नीचे आएगी, बॉल यहां रख दोगे ऊपर तो नहीं जाएगी ना। ऐसे ही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दो टर्मिनल्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो ना आप उन टर्मिनल्स का, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। गैसेस का जो एक्सपेंशन है, अगर हम किसी पिन होल से गैसेस का एक्सपेंशन करते हैं, पिन होल का मतलब यह है कि मैंने मान लो हाई प्रेशर पर कोई गैस यहां स्टोर कर रखी है, मैंने एक छोटा सा होल कर दिया इस पे, बलून में जैसे बड़ा छोटा सा अगर होल हो तो उससे वो खुद ही गैस एकदम बाहर आना शुरू हो जाती है। गिवन सेट ऑफ कंडीशन जो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो स्पॉन्टेनियस है तो गिवन सेट ऑफ कंडीशन ही, सब जगह गिवन सेट ऑफ कंडीशन है। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी में भी गिवन सेट ऑफ कंडीशन ही तो बता रहा हूँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी बस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। स्पॉन्टेनिटी के ये एग्जाम्पल्स हो गए। यही अगर हम अपोजिट कराने अपोजिट कराने की कोशिश करते हैं तब हमें बाहर से वर्क करना पड़े। अगर हमारे पास गैस पहले से मिक्स्ड है, ए गैस बी के साथ मिक्स्ड है,
हम चाहते हैं ए अलग हो जाए, बी अलग हो जाए सारी, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कहीं कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था, अब मैं चाहता हूं कि इससे हीट हाई टेम्परेचर की तरफ चली जाए, इसका टेम्परेचर और डाउन आ जाए, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में यही करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या है, बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर अगर एक जैसा है तो हमें यहां से तो हीट तो फ्लो नहीं होना चाहिए, अगर दोनों के टेम्परेचर एक जैसे हैं, फ्लो ऑफ हीट तो फिर नहीं होगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वर्क करके इससे हीट कंटेंट बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है। वर्क किया। अगर हम चाहें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ एक्सपेंशन अगर मुझे नहीं करने देना, मैं चाहता हूं कि ये पिन होल से एक्सपेंशन ना हो, गैस यहीं रुकी रहे, मुझे वर्क करना पड़ेगा। कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, यहाँ थंब रखना पड़ेगा, या जो भी कुछ है। तो रिवर्स करना इसको बिना वर्क के पॉसिबल नहीं होता। ऑल ऑफ द अबव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस व्हेन वी रिवर्स देम बाय डूइंग वर्क। अगर हम इनको दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको अभी डेफिनेशन बताई, स्पॉन्टेनियस होता क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उनमें एंथैल्पी चेंज का किस तरह से रिलेशन होता है, क्या संबंध है एंथैल्पी चेंज का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, ये मैं बताने जा रहा हूं। इन जनरल ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि जिनमें रिएक्शन में हीट निकलेगी, ए से बी हीट इवॉल्व हुई, वो स्पॉन्टेनियस होंगे। कोई रिएक्शन अगर एक्स कन्वर्टिंग इनटू वाई और हमें हीट इसमें बाहर से देनी पड़ रही है, तो हमें लग रहा है कि हमें इसे कराना पड़ रहा है, मींस ये नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो ये बात ट्रू नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होना रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बनाता है। ये खुद से ही कहीं दिमाग में परसेप्शन बन जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि जिसमें हीट निकल रही है, तो क्योंकि बाद में हीट कंटेंट कम हो गए तो हीट निकल जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है वो, तो ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कुल मिला के बड़ी सिंपल सी बात है, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं करता है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है रिएक्शन, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये बात समझनी पड़ेगी। डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल्स हमारे पास इसके हैं, जो स्पॉन्टेनियस हैं, हीट ले रहे हैं, जो स्पॉन्टेनियस है हीट दे रहे हैं, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज accompanied बाय डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। ये बात लगती है, समझ आती है, एकदम दिमाग में ये आइडिया आता है। वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इंडिकेट्स दैट ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। ऐसा लगता है लेकिन सच्ची बात नहीं। देखो कौन से एग्जाम्पल है, ये वाली बात क्यों ट्रू नहीं है, कौन से एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस रखा हमने, खुद मेल्ट होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आइस था,
वाटर बन गया लिक्विड, हमने कुछ किया थोड़ी, रख करके छोड़ दिया था बस, इसने खुद से एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब की, खुद की, हमने नहीं बोला इसे। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद भी ये स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं हमेशा एक्सोथर्मिक, जरूरी नहीं है। बात ये पता चली कि डेल्टा एच के अलावा कुछ और हमारी नजर से छुपा हुआ है अभी, जिसे हम देख नहीं पा रहे या अभी तक उसके बारे में सोच नहीं पाए, जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड कर रहा है। डेल्टा एच ने तो नहीं किया, ये बात तो पता चल गई। डेल्टा एच के अलावा स्पॉन्टेनिटी को कोई और है जो डिसाइड कर रहा है, कोई और फैक्टर है। इस फैक्टर के बारे में जब सोचा गया तो एक फैक्टर सामने बाहर निकल करके आया और उसका नाम था एंट्रोपी। मींस कुछ लोगों ने कहा कि डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज के अलावा एंट्रोपी चेंज स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन पहले एंट्रोपी पर करेंगे। एंट्रोपी के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एंट्रोपी क्या चीज होती है, फिर फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अभी मैंने कंक्लूजन नहीं बता दिया आपको, अभी तो मैंने जस्ट ये बताया कि हो सकता है इतना तो क्लियर है कि डेल्टा एच नहीं डिसाइड कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, कुछ और है। उस कुछ और का नाम हमने एंट्रोपी रख दिया। अब एंट्रोपी है क्या, ये बात मुझे आपको पहले बतानी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं इसको रिलेट करके बताऊं। इट मीन्स देयर इज सम अदर फैक्टर in addition to enthalpy change delta H which explains the spontaneous nature of system. This factor is entropy. क्या चीज है एंट्रोपी, इसकी बात। एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा बताकर फिर मैं आपको आगे प्रोसीड करूंगा। एंट्रोपी इनफैक्ट एक रैंडमनेस का मेजरमेंट है। क्या है एंट्रोपी? हम नापतोल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डिस्टेंस को नापते हैं, हीट कंटेंट को नापते हैं, मास को नापते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। एक और चीज है जिसे हम कहते हैं रैंडमनेस। क्या चीज रैंडमनेस? चलो देखते हैं। हमारे पास एक कहीं किसी बोर्ड पर, बोर्ड कोई भी ले लो, कैरम ले लो, कैरम बोर्ड जो होता है, उस पर ये सारे इसके जितने भी पार्ट हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं। एक पैटर्न ये है। अब किसी ने खेलना शुरू कर दिया, थोड़ी देर के बाद आप भी कहोगे सर ने भी कैरम बोर्ड कैसा बनाया है। कोई बात नहीं, अभी हालत ऐसी हो रही है, दिमाग जा नहीं रहा है उधर को। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आप खेलना शुरू कर देते हो तो ये कुछ इसकी जो गिट्टी होती है इधर उधर रैंडम हो जाती है। ये सेकंड एक स्टेट है। टेक्निकली मैं बोलूंगा कि फर्स्ट में रैंडम रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस
इज लेस। रैंडम मतलब बिखरा हुआ, बिखराव, इधर उधर, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिस्टर्ब्ड, एक सिस्टम से लगा हुआ और एक बिखरा हुआ। जो बिखरा हुआ है वो रैंडम है, बिखरा हुआ नहीं है, लेस रैंडम है। सेकंड को मैं बोल रहा हूं कि दिस इज मोर रैंडम, रैंडमनेस इज मोर। यानी किसी सिस्टम के डिस्टरबेंस को, किसी सिस्टम की हम ऑर्गेनाइजेशन को अगर नापने का कोई तरीका रखते, तब हम उसको कहते कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस है ये। कोई चीज ज्यादा बिखरी हुई है तब हम बोलेंगे कि इसकी रैंडमनेस ज्यादा है। कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड है तब हम बोलेंगे इसकी रैंडमनेस कम है। एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी रैंडमनेस का मेजरमेंट है। रैंडमनेस का मेजरमेंट का क्या मतलब? मींस अगर किसी में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम पड़े हुए हैं तो बोला जाएगा कि ये इतनी ही ज्यादा इसकी एंट्रोपी है। कई लोग होते हैं बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे अपना रूम टेबल बड़े साफ करके रखते हैं, जाओगे तो बुक यहाँ पर रखी है ऑर्गेनाइज बिल्कुल टेबल पर, यहाँ टेबल लैंप रखा हुआ है, सामने बिल्कुल टाइम टेबल लगा हुआ है, साफ सुथरी सी शीट एक बिछी हुई है, पढ़ने का तरीका जो होता है वो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी तरह, एक किताब इधर पड़ी है, किताब के ऊपर किताब है, एक किताब नीचे गिर गई थी कल, वो अभी तक उठाने का मौका नहीं मिला मुझे। तो दिस इज रैंडमनेस। मैं बोलूंगा टेक्निकल वर्ड में एंट्रोपी इज हाई। यहां एंट्रोपी इज लेस। जब मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, सॉलिड केस में मॉलिक्यूल एक जगह रुके रहते हैं, क्रिस्टल में होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फेज में होते हैं, तब हम उसे बोलेंगे एंट्रोपी कम है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, घूमना शुरू हो जाएंगे, रैंडम हो जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। गैस में एंट्रोपी और बढ़ जाएगी और इंक्रीज कर गई। टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल का मोशन और बढ़ गया, और इधर उधर भागने लगे, दूर दूर हो गए, वॉल्यूम भी बढ़ गया, एंट्रोपी और बढ़ गई। क्या चीज है एंट्रोपी? एंट्रोपी इनफैक्ट मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब हम कैसे चेक करेंगे भाई कि कितना ज्यादा कोई बिखरा हुआ है कितना नहीं बिखरा हुआ है? नहीं कर सकते, हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं कर सकते, ऐसे एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन दो स्टेट का अंतर कर सकते हैं। स्टेट ए में, स्टेट बी में जो अंतर है वो हम बता सकते हैं। ए से बी में जाने में एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई। अगर मैं एंट्रोपी को एस से इंडिकेट करता हूं तो एस बी, एस ए, मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, इसकी एब्सोल्यूट नहीं पता, लेकिन मुझे एस बी माइनस एस ए तो पता ही है। तो ओवरऑल हम कंसर्न रहते हैं डेल्टा एस से, ना कि जस्ट एंट्रोपी से। एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं पता कर सकते, हम जस्ट पता कर सकते हैं रिलेटिव वैल्यू, एक के कंपैरिजन में दूसरी वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक हो गई बात? तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपी की डेफिनेशन के लिए मुझे क्या करना होगा?
मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे दो अलग अलग गैसेस हैं, एक ये गैस ब्लैक वाला और एक ये व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स। क्लोज कर रखा है मैंने, इसे बंद कर रखा है, बीच में पार्टीशन लगा दिया। अगर मैं ये हटा देता हूं यहां से पार्टीशन, दोनों मिक्स हो जाएंगी। ये गैस के मॉलिक्यूल इधर आ गए, ये मॉलिक्यूल इधर आ गए। क्या हुआ इसमें? रैंडमनेस यहां पर बढ़ गई है। सेम मोल लिए ना, ब्लैक वाले जितने थे उतने ही रहे, व्हाइट वाले जितने थे उतने ही रहे, फैलने का मौका ज्यादा मिल गया। मैं इसको बोलूंगा मोर रैंडम, लेस रैंडम। तो जब डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन हुआ है गैसेस का, जब डिफ्यूजन होता है गैसेस का तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर गई, लो एंट्रोपी। लो एंट्रोपी मतलब मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड, कम ऑर्गेनाइज्ड रिलेटिवली, और भी कम ऑर्गेनाइज्ड, कम ऑर्गेनाइज्ड और कम ऑर्गेनाइज्ड, रैंडम, ज्यादा रैंडम। जब गैसेस का डिफ्यूजन होता है तो लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी हो जाती है। मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, 100 मान लो, ये वैल्यू कम है, 80 मान लो, तो जब मैं डेल्टा एस मानूंगा, बनाऊंगा, डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस 80, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। जब एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी बढ़ गई सिस्टम की, प्रोसेस की, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एस से ही मतलब है मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता ही नहीं चल सकती है। बात एंथैल्पी की अगर है तो यहां तो कुछ किया ही नहीं भाई हमने, एंथैल्पी चेंज तो जीरो है इसमें, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ है, ना हीट इसे हमने दी ना हीट हमने इससे निकाली, सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड था, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम। फिर भी ये मिक्स हो जाएंगे, फिर भी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये एक अलग फैक्टर है, एंथैल्पी के अलावा एक पैरामीटर है। एंथैल्पी तो एनर्जी को इंडिकेट करती है, ये कुछ और अलग चीज है, रैंडमनेस अलग चीज है। जो एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज ना होने के बावजूद भी चेंज हो जाती, यही एंट्रोपी है। तो जो एग्जांपल हमने दिया, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, there is no change in enthalpy but still the process is spontaneous. हर सिस्टम की टेंडेंसी रहती है डिसऑर्डर हो जाने की, ये नेचुरल प्रोसेस है। इस लाइन को अगर फिलोसफिकली समझो तो समझ सकते हो बिल्कुल। एक मान लो आपके पास गार्डन का छोटा सा टुकड़ा है, सपोज करते हैं 10 मीटर बाई 10 मीटर, ये 10 मीटर 10 मीटर होते हैं घर के आसपास या बाहर। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो रैंडम, 1 साल तक इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ ना करो, इसको देखो भी नहीं, बस जो हो रहा है होने दो। तो 1 साल के बाद क्या होगा? यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा छोटा सा एक गार्डन होगा, उसमें बड़े साइड में बड़े अच्छे अच्छे फूल लग रहे होंगे, यहाँ अलग वाले फ्लावर्स होंगे, यहाँ अलग होंगे, यहाँ बिल्कुल ग्रास जो है बहुत अच्छी वाली होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या होगा साल भर के बाद? इसमें ग्रोइंग तो होगी, रैंडम होगी, रैंडम। वो जो इसमें
सॉइल में पहले से खुद से अवेलेबल होंगे, स्पोर्स होंगे, सीड्स होंगे, वो खुद ग्रो कर जाएंगे। और यहां पर एक बिल्कुल रैंडम सा एक ग्रीनरी पैच आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस सेम पैच को बहुत वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न पर करे, तो उसे रोज इस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी इसको ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी जो होती है वो डिसऑर्डर होने की है, ये खुद हो गया, किसी ने नहीं किया इसको। लेकिन आप अगर गार्डन चाहते हो यहां, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, मान लो आप 100 में से नंबर लाना चाहते हो 15, या 10 लाना चाहते हो, या 20 लाना चाहते हो, क्या कोई कोशिश थोड़ी करनी पड़ेगी भाई, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे चल रहा है बस चलते रहो। एफर्ट तो नंबर लाने के लिए करनी पड़ेगी ना, एंट्रोपी कम करनी पड़ेगी। अगर एंट्रोपी कम करने की कोशिश नहीं की तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी खुद से। स्पॉन्टेनिटी तो ये है भाई, ऐसा तो नहीं सुना ना कि भाई देखो एक बच्चे के जो है 100 में से 5 नंबर आए हैं, कितनी मेहनत की है उसने इतने कम नंबर लाने के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से ये बात, दूसरी साइड से ये वाली छोड़ के कुछ और मेहनत की होगी, वो बात एक अलग है, लेकिन ये 5 नंबर लाने के लिए तो मेहनत नहीं हुई है ना। तो ये वाली लाइन, there is always tendency for a system to become more disorder। हर सिस्टम की टेंडेंसी ये होती है कि वो खुद से ही डिसऑर्डर होता चला जाए। अब देखो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं इसकी एंट्रोपी की। एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज, असली बात तो चेंज से मतलब है, एंट्रोपी से नहीं। अगर हम डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ये स्टेट है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट क्वांटिटी है, पैरामीटर है। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो रैंडमनेस को नापता है, रैंडमनेस के बारे में बताता है कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, या डिसऑर्डर के बारे में बताता है कितना ज्यादा है कितना कम। इसको बोलते हैं हम कि ये एंट्रोपी। नहीं मेजरमेंट कर सकते हम इसका। क्या मेजर करोगे बताओ, अभी ये मॉलिक्यूल यहां पर है, इधर है, इधर है, इधर है, कैसे नाप तोल करके कोई क्वांटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंतर बता पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं यहां, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एक्चुअल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, बट वी कैन फाइंड चेंज। अभी मैंने डेल्टा करके बताया था, ए से बी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एस से इंडिकेट करते हैं इसको, एस से, एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू डेल्टा एस। अब हमारे पास सॉलिड है एक, लिक्विड है, गैस है। ए सॉलिड है, ए ही लिक्विड बना दिया, ए ही गैस बना दिया, इसकी सबसे ज्यादा एंट्रोपी, इसकी कम, इसकी सबसे कम। सॉलिड में भी कई सारी स्टेट होंगी, सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पर, सॉलिड 50 डिग्री पर, सॉलिड -50 पर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते चले जाओगे ये क्रिस्टलाइन होता जाएगा। बिल्कुल आइडियल कंडीशन है एक, अगर एब्सोल्यूट क्रिस्टल है तब हम उसकी एंट्रोपी 0 मानेंगे, जो कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन है एक। 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिल्कुल
एब्सोल्यूट जीरो पर या क्रिस्टल परफेक्ट आइडियल बने हुए हैं, तब हम उसकी जीरो मान सकते हैं एंट्रोपी। for a given substance, the crystalline solid state is state of lowest entropy. Most ordered gaseous state is of highest entropy. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज। इसको आप केओटिक का मतलब केओस कहते हैं ना, जैसे हम डिसऑर्डरनेस मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन बढ़ेंगे, एस बढ़ता चला जाए। बड़ी आसान बात है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। अब देखो एक बात सिंपल सी और समझो। इसके बाद ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी एंट्रोपी की। अगर मैं कहीं किसी सिस्टम में हीट ऐड करता हूं, यहां पर कोई मॉलिक्यूल्स थे, गैस के मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या किया, हीट दे दी इसको। अब ये हीट किसी टेम्परेचर पर दी जाएगी। इस हीट का अमाउंट एक्स अमाउंट दिया मैंने, और ये टेम्परेचर सपोज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस था। गैस थी ये कोई, इस गैस को मैंने हीट दी 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब समझना, इस बात को समझने की बात है। सेम गैस है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ वैसा ही है। टेम्परेचर अब था 20 डिग्री सेल्सियस। हीट दी मैंने, सेम अमाउंट दिया। गैस वही थी जो पहले ये वाली थी, वही वाली गैस थी। अब पढ़ो इस बात को। हीट एडेड टू द सिस्टम एट लो टेम्परेचर causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to higher temperature. जब ये हीट अंदर पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ ये क्योस क्रिएट करेगी, दौड़ाएगी नहीं, इसको दौड़ाएगी। लो टेम्परेचर पर ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, यानी रैंडमनेस का इंक्रीमेंट लो टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पर कम होगा। काम की बात है, सुनहरे अक्षरों से लिखने वाली बात है, इसी पर टिका हुआ है सारा कुछ। आगे दोबारा सुनो। O2 गैस है, 5 लीटर के बर्तन में रख रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, 5 पैकेट हीट के दिए। ये हीट उसकी रैंडमनेस बढ़ाएगी। O2 गैस है, दूसरा केस 5 लीटर का ही है, 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। हीट के हमने 5 ही पैकेट दिए, यहां सेम वॉल्यूम रखते, तो जो रैंडमनेस में इंक्रीमेंट होगा वो लो टेम्परेचर वाले में ज्यादा होगा। यानी इंक्रीज इन एंट्रोपी यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी का इंक्रीमेंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी कम होता चला जाता है। टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेशन हुआ ना, सोच के देखो एक बार फिर से, मेरी बात अगर नहीं समझ लग रही तो। 10 डिग्री सेल्सियस पर रैंडमनेस ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा मान लो, चलो
मैं नंबर में बताने के लिए 50 कह देता हूं। सेम क्वांटिटी ऑफ हीट देने पर हाई टेम्परेचर पर ये डेल्टा एस मान लो 30 हुआ, कम हो गया। अब 30 एंड 50 किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। मतलब चेंज इन एंट्रोपी इसके इनवर्सली रिलेटेड है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, चेंज इन एंट्रोपी कम होता चला गया। मींस डेल्टा एस इनवर्सली रिलेटेड विथ टेम्परेचर। अब मैं सेम केस में यहीं पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर एक्स अमाउंट ऑफ हीट देता हूं तो रैंडमनेस बढ़ेगी। एंड अंडरस्टूड है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा इस बात को, कि अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूं, 2x कर देता हूं 10 डिग्री पर ही सेम सारा कुछ रखते हुए, तो रैंडमनेस और बढ़ेगी। मतलब डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ हीट के। ये दो रिलेशन है। डेल्टा एस जितना हीट दोगे उतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। जितना हाई टेम्परेचर पर आप चेंज लाओगे उतना ही एंट्रोपी में अंतर कम आएगा। ये रिलेशन पर बेस आगे सब चलता है। तो यहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला? यहां से कंक्लूजन निकाला कि डेल्टा एस डेल्टा टी के इनवर्सली रिलेटेड। और अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, जस्ट एक रिएक्शन बड़ा क्लोज हो रहा है आइडियल पे, अब हम बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन पर आ गए जो इमेजिनरी सिचुएशन, रिवर्सिबल रिएक्शन। डेल्टा इज रिलेटेड विथ क्यू एंड टी फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मुझे क्या करना होगा? डेल्टा एस एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे कह दो ए से बी, एस फाइनल एस इनिशियल। क्यों रिवर्सिबल? रिवर्सिबल का मतलब ये हीट मैं अगर दे दूंगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। हीट अगर इतना ही अमाउंट में वापस ले लूंगा, अभी मैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं हीट ट्रांसफर एंड एंट्रोपी का रिलेशन जस्ट आपको बता रहा हूं। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, ये क्यू अमाउंट हमने दिया, तो एस फाइनल ज्यादा होगा, एस इनिशियल कम होगा। फाइनल अगर ज्यादा है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ना भाई। ठीक हो गई बात? अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट मैंने बाहर से इसे दी है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। और अगर हीट इवॉल्व हुई, रिवर्सिबल इसीलिए माना कि दोनों डायरेक्शन में सोच लो, हीट इसे दे दो, हीट इससे बाहर निकाल दो। हीट जब इससे बाहर निकाल दोगे, डेफिनेटली एक फिक्स टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं चेंज करना इस घटना में। सब हीट हमने बाहर निकाल ली तो एंट्रोपी फाइनल वाले की कम हो गई। कम हो गई ये वैल्यू, कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। कब आएगा डेल्टा एस नेगेटिव? जब हम हीट निकालेंगे, मतलब हीट इवॉल्व करेगा सिस्टम। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक टाइप होगा, तब डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। ये फिक्स कर लो दिमाग में चीजें। जब जैसे जैसे हीट चल रहा था, अब बस एंट्रोपी चलानी है साथ। अभी तक तो हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व हो रही थी, अब एंट्रोपी चलाओगे। हीट एब्जॉर्ब, दोबारा सोचो, रैंडमनेस का मेजरमेंट, हीट हमने दी, रैंडमनेस बढ़ गई, फाइनल ज्यादा,
इनिशियल कम, हीट दी, डेल्टा एस पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट बाहर निकाल ली, एंट्रोपी कम हो गई, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, हीट इवॉल्व। ये दो रिलेशन हैं जो आगे काम आएंगे आपके। अब एक सिंपल सी बात है, जस्ट हम यूनिट की बात करते हैं अगर, तो सामने लिखा हुआ है Q बाई टी है, अगर मैं जस्ट इसको यूनिट के टर्म्स में डिसाइड करता हूं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी या जूल पर डिग्री, Q बाई टी है ना, डेल्टा एस, कैलोरी पर डिग्री, जूल पर डिग्री। तो हम इसकी यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं जूल पर केल्विन, पर केल्विन। डिग्री लिखा नहीं जाता है इसे, जैसे हम ये नहीं लिखते ना 20 डिग्री केल्विन नहीं लिखते, तो बस जो डिग्री का मतलब 1 डिग्री, चाहे सेल्सियस में चेंज करो चाहे आप केल्विन में चेंज करो। कैरेक्टरिस्टिक काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक करनी है एंट्रोपी की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई, अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा रेंडमनेस, कम मॉलिक्यूल कम रेंडमनेस। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किस किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी मास पर, डिपेंड करेगी अमाउंट पर, सिस्टम में जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगी। स्टेट फंक्शन है इनिशियल, अगर मैं डिसाइड कर देता हूं वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, हीट कंटेंट इतने है, एनर्जी इतनी है, प्रेशर इतना है, अब एंट्रोपी कांस्टेंट है, फिक्स है, सब कुछ फिक्स कर दिया ना अब तो स्टेट फंक्शन है। ये तो पुरानी बात है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर अभी भी इसमें क्वेश्चन रेज हो रहा है तो मतलब बेसिक क्लियर करने की जरूरत है अभी दोबारा से। इसके अलावा हम फर्दर पॉइंट नंबर 3 भी सोच सकते हैं। स्टेट वेरिएबल है, जैसे टेम्परेचर प्रेशर, ऐसे ये भी एक स्टेट वेरिएबल। थर्ड जो पॉइंट है, एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान से करना इसको, इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। देखो ऐसा कुछ है, यहां मैंने एंट्रोपी चेंज कर दी, तो टोटल जो एंट्रोपी चेंज होगा इस पूरे का, आइसोलेटेड सिस्टम है कोई, इस आइसोलेटेड सिस्टम का, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी जो एंट्रोपी चेंज होगी किसके इक्वल होगी भाई, ऐसे सोचो आप, इसे हीट के टर्म्स में सोच लो, एंट्रोपी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसने क्यों अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, इसकी तो इतनी हीट कम हो गई, सराउंडिंग की उतनी बढ़ गई ना, सराउंडिंग ने इसको हीट दी, सराउंडिंग की तो उतनी हीट कम हो गई, इसकी बढ़ गई, कोई बात हो रही है। टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के साइन अपोजिट लेके चलते हैं ना, तो दोनों बराबर रहेंगी। और अगर हम एनर्जी चेंज की बात करते थे, यहां पूरे यूनिवर्स की नेट एनर्जी चेंज होती नहीं, जितनी इधर दी उतनी इधर आ गई, तो यहां ये वाला सम क्या कहलाएगा, सम इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स।
इसका मतलब ये है कि जब हम डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कर लेते हैं, तब ये डेल्टा एस यूनिवर्स हो जाता। सम इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, यानी इसकी जितनी एंट्रोपी चेंज हुई है और इसकी जितनी सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हुई है, इन दोनों का सम क्या आएगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कहलाएगा। यही काम हमने हीट में भी किया था। जितना हीट इसका चेंज होता है, जितना हीट इसका चेंज होता है, इसका सम क्या कहलाएगा? एनर्जी चेंज ऑफ यूनिवर्स कहलाता था। एंट्रोपी में एनर्जी से डिफरेंट चलेगा। जैसे हम अभी तक बोलते आ रहे थे कि ये 0 होता है एनर्जी चेंज, तो सिस्टम की एंड सराउंडिंग की यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एंट्रोपी में डिफरेंट तरह से चलेगा। वेल, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू सराउंडिंग प्लस सिस्टम। अब अगर मैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दो प्रोसेस है, मतलब जैसे मैं एंट्रोपी इसकी बढ़ा भी सकता हूं, एंट्रोपी कम भी कर सकता हूं। दोनों डायरेक्शन में ये चल जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आएगा, वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। या मैं क्या बोल सकता हूं, कोई एक रिवर्सिबल सिस्टम है। रिवर्सिबल का मतलब आप ये मान लो कि मैंने इसको हीट दी, यहां से एक पॉइंट अगर समझ लोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। हीट मैंने इसको दी किसी एक टेम्परेचर पर, हीट देने पर इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, तो भाई हीट यहां से सराउंडिंग में से कम भी तो हो गई ना। इसकी एंट्रोपी बढ़ गई तो इसकी एंट्रोपी कम भी तो हो गई। बेटा हिंदी की। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ना, ये तो 0 रहा। यहां अगर बढ़ गई एंट्रोपी तो यहाँ कम भी तो हो गई। रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर आपको ये बात ऐसे बोली जाए, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये भी बात ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम, ये भी बात ठीक है। क्यों ये बात ठीक है? जितना इंक्रीमेंट एंट्रोपी में आया, क्योंकि इसने हीट दी तभी तो एंट्रोपी बढ़ी, इसीलिए उतना डिक्रीमेंट यहाँ एंट्रोपी में आ गया सराउंडिंग की। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात ट्रू है। ठीक हो गई बात? ये हम कॉन्क्लूसिव बात यहाँ पर एक सोच सकते। और इसके बाद कुछ भी कमाया। मैं खुद करा था। ये जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात रही। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ये दो अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा, अगर मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस एक बताऊं, रिवर्सिबल प्रोसेस तो यही है, देखो कि मैंने इसको पिस्टन को अपवर्ड किया, फिर डाउनवर्ड कर दिया, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ गया।
तो डेल्टा एस का कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी हीट इसे दी थी, क्योंकि वापस अपनी स्टेट पर आ गए तो ये वापस उतनी मिल गई। इसका मतलब है कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है कोई प्रोसेस और वो रिवर्स नहीं हो रहा है, तब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, खुद से हो रहा है वो। जैसे एग्जाम्पल क्या था, सीड था, एक सीड को मैंने इसमें सॉइल में डालकर थोड़े दिन के बाद, मान लो 6 मंथ के बाद एक बड़ा ट्री बन गया, तो क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई, सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ गई। अब मैं इसे क्या बोलूंगा? जीरो से ज्यादा, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल पॉजिटिव आएगी वैल्यू। फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम, रिवर्स तो हो नहीं रहा है, ये वापस तो आएगा नहीं। नेचर में अगर हम देखें तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते चले जा रहे हैं, खुद ब खुद होते चले जा रहे हैं, नेचुरल, तो वो धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा आगे जाकर के। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, अब वो चाहे आप स्पॉन्टेनियस कर रहे हो या नॉन स्पॉन्टेनियस कर रहे हो, मान लो वो हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बात तो एंट्रोपी की कर रहे हैं ना हम अभी फिलहाल। एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि हम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आए। इसका क्या मतलब है? इट मींस दैट देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन किसमें? स्पॉन्टेनियस चेंज। नेचर, जब हम चेक करते हैं नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, नेचर में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, खुद से होने वाले प्रोसेस। जो खुद से होने वाले प्रोसेस हैं वो क्या कारण बन रहे हैं? एंट्रोपी में इंक्रीमेंट का। और एंट्रोपी में इंक्रीमेंट के साथ जो चेंज आ रहे हैं वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को जो बढ़ा रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस चेंज काउंट। इसको हम इसलिए इस तरह से सोच सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जीरो से ज्यादा। डेल्टा एस टोटल क्या है? या आप बोल दो कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, ये बोल दो। टोटल एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम बोल सकते हैं, सराउंडिंग प्लस सिस्टम। ये हो गया मेरे पास टोटल, ये जीरो से ज्यादा है फॉर नेचुरल प्रोसेसेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनके लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये एक सिंपल हमारा वे रहेगा इसको सोचने का।
दैट मीन्स एंट्रोपी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कोई भी एक प्रोसेस अगर हम स्पॉन्टेनियस कराना चाहते हैं, यहां से एक क्लू मिल गया हमें। अब ये क्लू सही है या गलत है तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन यहां से आइडिया हमें मिल गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, 0 से ज्यादा होती है, अपने मैक्सिमम तक पहुंचने की कोशिश करती है। एंट्रोपी की कोशिश ये रहती है कि वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाए। वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस till its maximum value and at equilibrium। ये वाली बात अभी थोड़ा सा देर लगेगी समझने में, ये वाली समझ बता दी मैंने आपको। We can say that entropy of the spontaneous process increase till it reaches maximum। इक्विलिब्रियम क्या है? ए से बी, बी से ए। शुरू में इक्विलिब्रियम बताया था आपको, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर रहे, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना जीरो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए इनके, तब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे केस में डेल्टा एस 0 आएगा। भाई इतनी जितना ये इसमें कन्वर्ट हुआ उतना ये इसमें कन्वर्ट हो गया, नेट मिलाकर इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दिमाग में रख करके सोचना ये बात। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब बराबर होते हैं उस केस में एंट्रोपी चेंज 0 आएगा, डेल्टा एस 0 आएगा। ये एक पार्ट हुआ इसका जो हमने किया, यानी यहां से हम एक नए फैक्टर को आज पढ़ पाए। अभी अगर मैं सारी बात को सम अप करता हूं जो आज की क्लास में हमने किया डिस्कस, डेल्टा एच हम पहले पढ़ चुके थे, डेल्टा ई हम पहले पढ़ चुके थे, एक नई चीज के बारे में पता चल गया, वो है डेल्टा एस। अभी तक हम पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए कि क्या डेल्टा एस ही डिसाइड करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को या नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें यह पता चल गया कि एस होता क्या है। एस एंट्रोपी का मेजरमेंट है, रैंडमनेस का मेजरमेंट है, और जो एस होता है वो बढ़ जाता है तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है किसी रिएक्शन के लिए, कम हो जाता है तो डेल्टा एस किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आ जाता है। ये इनफैक्ट डेल्टा एस हमने जस्ट इतना पढ़ा, लेकिन अभी स्पॉन्टेनिटी से इसका पूरा रिलेशन क्या है ये अभी समझने की कोशिश मत करना। अभी हम अगली क्लास में और एक डेल्टा जी फैक्टर डिस्कस करेंगे, ये भी अभी अधूरी बात है। अब यहां से ये नहीं सोच लेना कि बहुत सारे रिएक्शन जो रैंडमनेस जिसमें बढ़ती है तो बस वही स्पॉन्टेनियस होंगे, ऐसा नहीं है। कई सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आती है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। यानी ये भी डिसाइड नहीं करता स्पॉन्टेनिटी को, ना तो डेल्टा ई डिसाइड करता ना एच डिसाइड करता। हमें लगा कि कुछ नया फैक्टर है, स्पॉन्टेनिटी ढूंढने के चक्कर में हमने डेल्टा एस नया इन्वेंट कर लिया। ये डेल्टा एस मिल गया, लेकिन डेल्टा एस भी फाइनली डिसाइड नहीं करता। अगली क्लास में मैं एक और टर्म थर्मोडायनेमिक टर्म बताऊंगा आपको, डेल्टा जी, जो कि फाइनली डिसाइड करता है। बड़ा छोटा सा एक पार्ट रह गया, मुझे लग रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ा स्लो पढ़ा पाया, स्पीड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा इशू था अगले का। तो अभी आप इसको इतना करना, मैं समझता हूं कि ये लगभग पूरा हो जाएगा अगर हम डेल्टा जी इसमें पूरा पढ़ लें। आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूँ, कुछ डाउट अगर है किसी को तो मेरे से पूछ लो।